हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल स्टडी में एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या विचलन के माप। तो इस वीडियो में को मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पूरा देखिएगा इसे, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, आप लोग जब तक लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हमारा मोटो नहीं बढ़ता है। तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, आल्सो नाउ एज मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी एंड एवरेजेस ऑफ सेकंड ऑर्डर। इसे विचलनशीलता के मान भी कहते हैं, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या एवरेजेस ऑफ सेकंड ऑर्डर भी कहते हैं। The terms like dispersion, variation, spread, scatter, deviation, and variability give the idea of homogeneity and heterogeneity of the data under study. Dispersion, variation, spread, scatter, deviation, and variability, ये जो सारे टर्म्स हैं वो सबका मीन्स एक ही है, मीन्स फैलाव या विस्तार। कि कोई भी डेटा जो है वो कितना वेरी कर रहा है, उसमें कितना फैलाव है, ये हमें आइडिया देते हैं कि कितना उस डेटा में होमोजेनिटी है, कितनी हेट्रोजेनिटी है। होमोजेनिटी मीन्स उस डेटा में कितनी समानता है, हेट्रोजेनिटी मीन्स उस डेटा में कितनी असमानता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई हमने टेस्ट 80 मार्क्स का लिया और 10 स्टूडेंट्स पे अप्लाई किया, 10 स्टूडेंट पे जब मैंने अप्लाई किया तो 40 to 50 के बीच में वो लाइक कर रहे हैं, तो इसका मीन्स है कि वो जो डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा होमोजीनियस है, यानी समान है। और अगर स्कोर वहाँ पर वेरी कर रहा है, मीन्स ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका स्कोर 10 है, 5 है, या कुछ ऐसे भी हैं जिनका स्कोर 80 के आसपास है। तो इसका मीन्स हुआ कि जो 5 to 80 तक के स्कोर अलग अलग हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि डेटा जो हमारा है वो मोर होमोजीनियस नहीं है, बल्कि हेट्रोजीनियस है या असमानता है उनमें। कहने का मीन्स ये जो सारी टर्म्स है, डिस्पर्शन, वेरिएशन, स्प्रेड, स्कैटर, एक्सेट्रा, तो सारे टर्म्स हमें ये बताते हैं कि हमारे डेटा में कितनी होमोजेनिटी या हेट्रोजेनिटी है। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स में ये जो डिस्पर्शन वर्ड है वो दो तरह से यूज़ किया जाता है। द स्कैटरनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ड्यू टू वेरिएशन एमंग देमसेल्फ इज डिस्पर्शन। कहने का मीन्स है कि जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू आई है, जो भी हमारा डेटा है, अगर वो इंटेलिजेंट टेस्ट की बात करें तो उस पर जो हमारे स्कोर आए हैं वही हमारी वैल्यू होगी। उनमें कितनी स्कैटरनेस है या फैलाव है या असमानता है, यदि हम ग्राफ बनाए तो वो कहाँ कहाँ लाइक कर रहे होंगे। यदि हमें इस तरह से ग्राफ को प्रेजेंट करना है तो ये जो रेखा है, इस रेखा पर या इस लाइन पर ये कहाँ कहाँ लाई करेंगे, मीन्स क्या इसी के आसपास डेटा है या इससे दूर है, यानी डेटा कहाँ पर लाई कर रहा है, इसी बात को एक्सप्लेन करता है स्कैटरनेस। उन्होंने आगे भी डिस्पर्शन को एक्सप्लेन किया है। द डेविएशन फ्रॉम measures of central tendency or any other fixed value are not uniform in their size. The scatterness of these deviations is also referred to as a dispersion. कहने का मीन्स है कि इन्होंने जो एक्सप्लेन किया है वो कहा है कि ये जो फैलाव है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, उसकी जो भी वैल्यू है उसमें जो अंदर वेरिएशन आ रहे हैं, जैसे अभी हमने बताया कि डेटा हमारा 40 to 50 तक के स्कोर्स हैं, तो यहाँ वेरिएशन कम है,
लेकिन जो उसमें डिस्पर्शन की वैल्यू होगी वो भी कम होगी। कम फैलाव आ रहा है जहाँ पर, वहाँ डिस्पर्शन भी कम होगा। 5 to 80 तक के स्कोर आ रहे हैं तो यहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा आ रहा है, तो मीन्स डिस्पर्शन भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट सेकंड है कि डिस्पर्शन होते हैं वो वैल्यू होती है जो हमने सबसे पहले क्या मेज़र किया है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें मीन मीडियन मोड हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास सपोज देन 5 स्कोर है, जैसे 6, 7, 9, 8, 10। अब यदि हम इसका मीन निकालेंगे तो इन 5 वैल्यूज़ का मीन निकालेंगे तो हमारा आएगा 40/5 इक्वल टू 8। मीन हमारा 8 हुआ। तो हम देखेंगे कि मीन हमारा जो है यानी कि 8 से जो वो सारी नंबर्स हैं यानी 6, 7, 9, 8 एंड 10 का कितना डेविएशन है, यानी 6 - 8 इक्वल टू -2, 7 - 8 इक्वल टू -1, 9 - 8 इक्वल टू 1, 8 - 8 इक्वल टू 0, 10 - 8 इक्वल टू 2। तो इन वैल्यूज़ में कितना डेविएशन है, यानी जो ये अंतर आ रहा है वो कितने का है, तो वो चीज़ भी हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन बताती है। यानी कि ये जो अंतर है, ये जो डिफरेंसेस हैं वो 0 to 2 का डिफरेंसेस आ रहा है। तो ये भी हमें डिस्पर्शन के थ्रू पता चलेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आपको एक बात और क्लियर करनी है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम कहते हैं कि जो डेटा है वो उनके अगर मीन मीडियन मोड सेम है तो ये नहीं समझेंगे कि डेटा हमारे सेम कंसीडर किए जा रहे हैं, क्योंकि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का बहुत बड़ा रोल होता है डेटा के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। ये हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। देखिए, हम इन्हें सिमिलर कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पर डिस्पर्शन है, स्किवनेस है, कर्टोसिस में वो अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक देखिए एनपीसी का ग्राफ है, ये मैंने ड्रा किया है। तो ये कोई भी ऐसा डेटा है जो एनपीसी को फॉलो कर रहा है, उसका मीन्स ये जो लाइन है यहाँ पर ये डार्क ब्राउन है, तो जो ये लाइन है वो इंडिकेट कर रही है ये एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है। तो यहाँ पर देखिएगा बीच में एक ब्लू लाइन है, वो हमारे मीडियम वेरिएबिलिटी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही है, या वहाँ पर मीडियम वेरिएबिलिटी है। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट, ये दूसरा ग्राफ है जो मैंने ड्रॉ किया है। इसमें क्या है, इसमें मीन जो हमारा है वहीं पर लाई कर रहा है, बट उसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट चेंज है। आप देखिएगा, पहले का स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है। तो ये डेटा का फैलाव है, मीन्स हाई वेरिएबिलिटी को बता रहा है। जो सेकंड वाला है वो क्या है, डेटा का फैलाव है जो हाई वेरिएबिलिटी को बता रहा है। यहाँ देखिए ग्राफ से भी क्लियर है कि हाई वेरिएबिलिटी यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ मीन भले ही सेम हो लेकिन वेरिएबिलिटी सेम नहीं है। ये जो फैलाव है जो वो पहले वाले नॉर्मल वेरिएबिलिटी से ज़्यादा है, तो जो स्कोर है वो हमारे सेम नहीं है। क्लियर हो गया होगा। मीडियम वेरिएबिलिटी जो हमारा डेटा है वो लगभग एनपीसी को फॉलो कर रहा है। तो जो मीडियम वेरिएबिलिटी उसे कहेंगे हम या सामान्य विचलन कहेंगे, और जो हाई वेरिएबिलिटी मीन्स जो डेटा हमारा यानी कि प्लेटी कर्टिक फॉर्म में जा रहा है। अगर कर्टिसिस की बात करें तो ये हमारा डेटा जो है वो प्लेटी कर्टिसिस हो रहा है,
यानी कि जो वेरिएबिलिटी है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, उसको हम लो वेरिएबिलिटी को इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर रेड लाइन को लो वेरिएबिलिटी से एक्सप्लेन किया है मैंने। अब यहाँ देखिए क्या है, सेम वही चीज़ है, हाई वेरिएबिलिटी, मीडियम में अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। ये लो वेरिएबिलिटी क्या है, ग्राफ में देखिए, यानी कि जो डेटा की वैल्यू जो है वो थोड़ी कम हो जाए या ज़्यादातर डेटा हमारे बीच में ही लाई कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर लो वेरिएबिलिटी है, क्योंकि ये जो डेटा है वो और भी कम रेंज में लाई कर रहा है। लो वेरिएबिलिटी के केस को हम लैक्टोकर्सिस भी कहते हैं। आई होप ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए इस ग्राफ को मैंने तीनों को एक साथ इसमें दिखाया है। वही चीज़ मैंने अभी इसके पहले आपको मीडियम वेरिएबिलिटी और हाई वेरिएबिलिटी एक्सप्लेन किया था, और यहाँ पर तीनों को एक साथ। ओके, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। देखिए अब हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे इसे ग्राफ के थ्रू। यहाँ देखिएगा, डिस्पर्शन को डिफरेंट वे से एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे कि इन सभी डिस्पर्शंस में से सबसे लॉन्गर डिस्पर्शन किस में है। देखिए हमारे पास 10 स्कोर है और इसमें सभी के जो नंबर हैं वो 5 ही आए हैं फर्स्ट वाले ग्राफ में। सपोज देन हमने कोई टेस्ट लिया 10 मार्क्स का और सभी स्टूडेंट के स्कोर कितने आए, 5, तो हमारा एक डेटा हुआ। सेकंड ग्राफ में देखिएगा कि मैंने 10 स्टूडेंट पर अप्लाई किया, लेकिन वहाँ पर 2 स्टूडेंट के 4 मार्क्स, 2 स्टूडेंट के 6 मार्क्स और 6 स्टूडेंट के 5 मार्क्स आए। जबकि सिमिलर टेस्ट अप्लाई किया था। थर्ड में देखिएगा, थर्ड ग्राफ में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक स्टूडेंट के 2 मार्क्स आए हैं, एक के 3 मार्क्स, 2 के 4 मार्क्स, 2 के 5 मार्क्स, 2 के 6 मार्क्स, एक के 7 मार्क्स और एक के 8 मार्क्स। ठीक है, तो अब आपको बताना यह है कि इस डेटा में सबसे ज़्यादा लॉन्गर डिस्पर्शन किस में है। इसमें देखिएगा कि फर्स्ट में सिमिलरिटी भी, यहाँ से देखिएगा फर्स्ट में क्या है, सिमिलरिटी है, क्योंकि सभी बच्चों ने मार्क्स एक जैसे ही प्राप्त किए। सबके मार्क्स कितने आए, 5। लेकिन जो सेकंड वाला ग्राफ है इसमें लगभग सिमिलर है, जबकि थर्ड में वेरिएबिलिटी है, क्योंकि यहाँ सिमिलरिटी बहुत कम है, यानी कि फैलाव ज़्यादा है। नेक्स्ट है, मार्क्स इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन आर लेस सिमिलर टू ईच अदर। दिस डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ more dispersion because the scores are more spread out। कहने का मीन्स है कि जो ये फर्स्ट में सिमिलरिटी भी है क्योंकि सभी बच्चों के मार्क्स एक जैसे हैं। सेकंड में लगभग सिमिलरिटी मीन्स 2 बच्चों के 4 मार्क्स और 2 बच्चों के 6 मार्क्स, और जबकि 6 बच्चे जो थे उनके कितने मार्क्स थे, उनके 5 मार्क्स थे। तो यहाँ पर वेरिएबिलिटी है लेकिन कम है, थर्ड वाले से कम है। और थर्ड वाले में क्या है कि थर्ड वाले में बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी पाई गई है, 2 से लेकर 8 तक, 2 to 8 तक का रेंज या फैलाव है। ओके, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। Measures based on scatterness of the value of a variable among themselves। अगर स्कैटरनेस से हम देखें तो जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था ऑफ द वैल्यूज
वेरिएबल अमंग देमसेल्फ, मीन्स जो डेटा लिया है उनके बीच में कितना फैलाव आ रहा है, उसकी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो डेटा है वो हमारा उसमें डिस्पर्सन कैसा है, और उसको कैलकुलेट करने के कुछ बेस होते हैं। सेकंड है मेजर्स बेस्ड ऑन द स्प्रेड ऑफ डेविएशन अबाउट पॉइंट। किसी भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हम अगर डेविएशन ले तो उस बेसिस पर भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हम बता सकते हैं। फर्स्ट बेसिस पर जो हमारा होता है वो फर्स्ट इज द रेंज या प्रसार, सेकंड इंटर क्वार्टाइल रेंज या अंतर चतुर्थक प्रसार। क्वार्टाइल मीन्स 4 से रिलेटेड, तो ये चतुर्थक हुआ, और इंटर मीन्स अंतर या आपस में, यानी जो डेटा है उनके बीच में। ओके, नेक्स्ट वन इज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या अर्धांतर चतुर्थांश प्रसार। ओके, अब जो सेकंड वाला है उसमें है मीन या मीन डेविएशन, एसटी या स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दो हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है उसे फाइंड आउट करने के हमारे पास 5 वेज होते हैं। फर्स्ट रेंज एंड सेकंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, थर्ड सेमी क्वार्टाइल रेंज, फोर्थ है मीन डेविएशन एंड फिफ्थ है स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट, the range is defined as the difference between the largest score in the set of data and the smallest score in the set of data. क्लियर है नहीं? जो मीन का जो रेंज होगा वो क्या है? लार्जेस्ट स्कोर माइनस स्मॉलेस्ट स्कोर, और इनका जो डिफरेंस होता है वही हमारा रेंज होता है। रेंज इक्वल टू लार्जेस्ट स्कोर माइनस स्मॉलेस्ट स्कोर प्लस 1। तो ये प्लस 1 यहाँ पर हमने लगाया है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर आपने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के भी बाद ये प्लस 1 क्यों लगाया? देखिए, यानी कि 18 माइनस, यानी जो डेटा दिया गया है इसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 18, और स्मॉलेस्ट वैल्यू 2। तो हम क्या करेंगे? 18 माइनस 2 इक्वल टू 16, लेकिन हमें प्लस 1 करना पड़ेगा क्योंकि 18 माइनस 2 इक्वल टू 16 तो आया, पर हम ये नहीं कह सकते कि 16 स्कोर के बीच में फैला हुआ है। जैसे जब हमें कोई डेटा कैलकुलेट करना होता है तो उसमें एक नंबर हमेशा जोड़ना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है कि एग्जैक्ट नंबर हमें पता चल जाए। तो यहाँ पर भी हम प्लस 1 ऐड करेंगे, तो आंसर होगा हमारा 16 प्लस 1 इक्वल टू 17। जो 17 आ रहा है वही हमारा रेंज होगा। ओके, मेड इट्स, ये बहुत ही इजी या सरल और जल्दी से पता करने वाला वेरिएबिलिटी का मेज़र है। तो इसलिए हमें ये क्रूड आंसर देना हो, लगभग इसकी रेंज क्या होगी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या होगा, तभी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड विथ ऑर्डिनल एंड इंटरवल रेशियो स्केल। इसे हम ऑर्डिनल और इंटरवल रेशियो स्केल पर भी यूज़ कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है? फर्स्ट है लेस डिफाइंड मेजर्स। ये लेस डिफाइंड है, इसे हम नॉमिनल स्केल के साथ कभी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है और जो कि नॉमिनल स्केल फ्रीक्वेंसी नहीं देती। इसे हम साइंटिफिक वर्क के साथ नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि क्रूडली मेज़र कर रहे हैं, इसलिए फेयरली इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। पिछले स्लाइड में दिखाया था कि बेसिकली ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डेटा पर ही डिपेंड करता है। तो ये डेटा में कितने में अंतर हो, वेरिएबिलिटी हो, कुर्टोसिस हो, स्केवनेस हो, तो ये भी हो सकता है कि वैल्यू सेम है
वैल्यू सेम हो आ जाए रेंज की, और जो प्रिसाइज मेज़र नहीं है। जैसे कि दो डेटा हैं हमारे पास 11119 और 13379, तो इसका रेंज अगर सेम है, यानी 9 - 1 + 1 लास्ट स्लाइड में बताया था, दोनों का रेंज सेम है, लेकिन ये डेटा क्या है, ये डेटा सेम नहीं है। यानी एक में डेटा सिमिलरली स्प्रेड था और दूसरे में डेटा स्क्यूनेस आ रही थी। अभी पिछले स्लाइड में हमने बताया था आपको ग्राफ के थ्रू। नेक्स्ट, व्हेन टू यूज़ द रेंज। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, यानी कब करेंगे। ऑर्डिनल स्केल के आगे वाले डेटा, यानी कि जो स्केल है, रेशियो है, इंटरवल स्केल है, पर अगर डेटा होगा तो उस पर हम यूज़ कर सकते हैं। केवल नॉमिनल स्केल पर नहीं यूज़ करेंगे। स्केल रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया है और मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसे देख लीजिएगा। आपका कॉन्सेप्ट स्केल का क्लियर हो जाएगा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल का। नेक्स्ट, जब हमें कोई एक्यूरेट नॉलेज नहीं चाहिए डिस्पर्शन की, तब हम रेंज को यूज़ करेंगे, यानी हल्की फुल्की नॉलेज चाहिए। अब कब यूज़ नहीं करेंगे, व्हेन नॉट टू यूज़ द रेंज। अभी हमने बताया कि अलग अलग स्कोर के लिए भी ये सेम आंसर देते हैं। जैसा कि हमारा मिनिमम स्कोर 2 है और मैक्सिमम स्कोर 8 है, तो इसका आंसर 8 - 2 + 1 = 7 है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर ये अलग अलग डेटा के लिए भी सेम आंसर दे सकता है, तो इसलिए हम इसे ऐसी जगह पर यूज़ नहीं करेंगे जहाँ पर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को फर्दर किसी हायर स्टैट्स में यूज़ करना है। उस केस में जो अलग तरह के डिस्पर्शन, यानी मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम यूज़ करते हैं, यानी रेंज को वहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे। तो आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अप्लाई करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो बना कर दूँगी। ओके, थैंक यू।